नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव की। ये कहानी है कि कैसे भारत के जंगल, जो कभी हजारों समुदायों के लिए जीवन का आधार थे, देखते ही देखते एक व्यावसायिक वस्तु में बदल गए। ये सिर्फ पेड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि नजरिया बदलने की कहानी है। ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि भाई जंगल जंगल कब नहीं होता। पर इसका जवाब इस बात पर टिका है कि उसे देख कौन रहा है। और यही हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है कि कैसे एक नजरिए के बदलने से जमीन की पूरी परिभाषा और उसकी किस्मत बदल जाती है। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, औपनिवेशिक शासन से भी पहले के दौर में। ये जानना जरूरी है कि तब स्थानीय समुदायों और जंगलों के बीच रिश्ता कैसा था, कितना गहरा और अटूट। देखिए, उस वक्त जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं था, वो तो एक जीता जागता सुपरमार्केट था, एक फार्मेसी थी, एक हार्डवेयर स्टोर था, सब कुछ एक ही जगह। लोगों की रोजमर्रा की लगभग हर जरूरत वहीं से पूरी होती थी। खाने के लिए फल और कंदमूल से लेकर आग जलाने की लकड़ी, जानवरों के लिए चारागाह और दवाइयों तक। और ऐसा नहीं था कि समुदाय सिर्फ जंगल से ले रहे थे, वे उसके साथ मिलकर काम करते थे। झूम खेती इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें जमीन के एक टुकड़े पर कुछ साल खेती की और फिर उसे कुदरती तौर पर ठीक होने के लिए छोड़ दिया। ये प्रकृति के चक्र का सम्मान करने का एक तरीका था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जंगल किसी एक की जागीर नहीं था, न किसी राजा का, न किसी सरकार का। ये उन समुदायों की साझा विरासत थी जो उसमें और उसके आसपास रहते थे। इसे हम कॉमन्स कह सकते हैं। लेकिन ये सोच, ये पूरा सिस्टम बहुत जल्द एक बड़ी चुनौती का सामना करने वाला था। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक नई और शक्तिशाली विचारधारा का आगमन होता है, देखने का एक बिल्कुल नया तरीका, जिसने पूरे भूदृश्य को हमेशा के लिए बदलने की नींव रखी। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन पूरी औपनिवेशिक सोच को निचोड़ कर रख देती है। उनके लिए जो जमीन उत्पादक नहीं है, जिस पर हल नहीं चल रहा, वो बेकार है, वेस्टलैंड है। मतलब जंगल का अपने आप में कोई मूल्य नहीं था जब तक कि उसे सुधारा ना जाए। और यहाँ पर हमें वो टकराव साफ साफ दिखता है। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, जहाँ एक के लिए जंगल जीवन का स्रोत था, वहीं दूसरे के लिए वो सिर्फ एक संसाधन था, एक रिसोर्स जिसे नियंत्रित करना था, काटना था और इस्तेमाल करना था। एक ही जमीन, लेकिन दो एकदम उलट परिभाषाएं। और यही इस कहानी का असली संघर्ष है। अब देखिए, ये सिर्फ एक सोच का बदलाव नहीं था। इस सोच को जमीन पर उतारा गया और इसके पीछे थी औद्योगिक मांग की जबरदस्त ताकत। इस मील ने जंगलों की कटाई के लिए एक तूफान खड़ा कर दिया। और इस तूफान को हवा दे रही थी तीन बहुत बड़ी औद्योगिक ताकतें: रेलवे का जाल, जहाज बनाने की जरूरत और चाय कॉफी के बड़े बड़े बागान। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2000। पूरे भारत में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं और हर एक मील पटरी के नीचे लकड़ी के 2000 स्लीपर लगते थे। सोचिए कि हजारों मील के इस नेटवर्क के लिए कितने जंगल साफ हुए होंगे। ये कटाई एक अभूतपूर्व पैमाने पर हो रही थी। और ये जरूरत सिर्फ भारत की नहीं थी, कहानी असल में कहीं और से जुड़ी थी। इंग्लैंड के अपने ओक के जंगल जहाज बनाते बनाते खत्म हो रहे थे, तो शाही नौसेना और व्यापारिक जहाजों के लिए मजबूत लकड़ी की नजर भारत के विशाल जंगलों पर पड़ी। नतीजा क्या हुआ? जो हरे भरे तरह तरह के पेड़ों और जीवों वाले जंगल थे, उन्हें साफ कर दिया गया और उनकी जगह ले ली चाय, कॉफी और रबर के एक जैसे दिखने वाले बागानों ने। इसे मोनोकल्चर कहते हैं। इससे न सिर्फ जमीन की पूरी पारिस्थितिकी बदल गई, बल्कि उसका नियंत्रण भी स्थानीय हाथों से निकलकर यूरोपीय बागान मालिकों के पास चला गया। और इन सभी ताकतों का मिला जुला असर इस आंकड़े में दिखता है। 67 लाख हेक्टेयर। महज 40 साल में 1880 से 1920 के बीच इतनी जमीन को जंगलों से खेती में बदल दिया गया। अंदाजा लगाना मुश्किल है? तो समझिए, ये लगभग पूरे आयरलैंड के बराबर का इलाका है। ये एक बहुत बड़ा और स्थायी बदलाव था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ पेड़ कटने की कहानी नहीं है, ये जंगल की पहचान में आए एक स्थायी बदलाव की कहानी है। एक ऐसा बदलाव जिसका असर आज भी हम महसूस करते हैं। और यही इस पूरे विश्लेषण का दिल है। जंगल, जो कभी एक जीता जागता जीवन देने वाला घर था, वो अब सिर्फ एक वस्तु बनकर रह गया था। एक ऐसी चीज जिसे नापा जा सकता था, जिसकी कीमत लगाई जा सकती थी और जिसका व्यापार किया जा सकता था।
तो सवाल ये उठता है कि जंगलों के वैज्ञानिक मैनेजमेंट की एक सोची समझी योजना आखिर गरीबी और भुखमरी की वजह कैसे बन गई? ये बात थोड़ी अटपटी लगती है ना, लेकिन यही हुआ था और यही आज हमारा मेन टॉपिक है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें हैं जंगलों के लिए जारी हुए एक नए फरमान में। असल में ये पूरी की पूरी एक ब्रिटिश योजना थी जिसका मकसद था भारत के कीमती टिम्बर यानी लकड़ी पर कब्जा करना। अब इस कंट्रोल को जमीन पर उतारने के लिए एक के बाद एक कानून लाए गए। देखिए सिलसिला कैसे चला। 1864 में पहले इंस्पेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया। फिर ठीक एक साल बाद 1865 में पहला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ। लेकिन असली खेल तो शुरू हुआ 1878 में, जब एक नए कानून के तहत जंगलों को बड़ी सख्ती से अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। और ये सिर्फ कोई कागजी बंटवारा नहीं था, नहीं, 1878 के इस एक्ट ने असल में जमीन पर पूरे के पूरे जंगल को 3 हिस्सों में बांट दिया। और इसने बुनियादी तौर पर यह तय कर दिया कि अब से इन जंगलों को कौन इस्तेमाल करेगा और कौन नहीं। तो ये 3 कैटेगरी थी क्या? चलिए समझते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट थे रिजर्व्ड फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन। ये वो जंगल थे जहां सबसे कीमती लकड़ी मिलती थी और यहाँ गांव वालों के सारे हक छीन लिए गए, बिल्कुल जीरो। फिर आए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी संरक्षित। यहाँ कुछ मतलब बहुत लिमिटेड अधिकार दिए गए थे। और आखिर में थे विलेज फॉरेस्ट यानी गांव के जंगल। तो कुल मिलाकर हुआ क्या, जो सबसे बेहतरीन सबसे कीमती जंगल थे उन्हें आम लोगों के लिए नो एंट्री जोन बना दिया गया। अब इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे तामझाम को एक बहुत भारी भरकम नाम दिया गया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यानी वैज्ञानिक वानिकी। ये असल में जंगल की एक बिल्कुल ही नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश थी। तो मतलब क्या था इस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का? बड़ा सीधा सा हिसाब था। जो कुदरती जंगल हैं, जहां तरह तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, उन्हें साफ कर दो, काट डालो और उनकी जगह पर सिर्फ एक ही किस्म के पेड़ लगाओ, वो पेड़ जिनसे अच्छी लकड़ी मिले। और हाँ, सीधी सीधी लाइनों में। वजह, ताकि जब काटने की बारी आए तो सब कुछ एकदम आसान हो। अब जरा इन दोनों के बीच का फर्क समझिए। एक तरफ है हमारा कुदरती जंगल, जहां अलग अलग तरह के पेड़ हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, अलग अलग उम्र के, जो पूरी इकोसिस्टम को, जीव जंतुओं को सहारा देते हैं। और दूसरी तरफ है ये साइंटिफिक बागान, जहां बस एक ही तरह के पेड़ हैं, सब एक ही उम्र के, और जिनका मकसद भी सिर्फ एक है, लकड़ी काटना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई साइंटिफिक था? जैसा कि स्रोत बताते हैं, नाम तो वैज्ञानिक दे दिया गया, पर इसने उस जगह की इकोलॉजी और वहां रहने वाले लोगों की जरूरतों दोनों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। और यहीं से इस कहानी का असली टकराव शुरू होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। असर ये हुआ कि एक पूरी की पूरी जीवन शैली ही गैर कानूनी बन गई और इसका जंगल में रहने वाले समुदायों पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ा। जरा सोचकर देखिए, जो काम लोग सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे थे, वो रातों रात जुर्म बन गए। जंगल से सूखी लकड़ी लाना, मवेशी चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना, छोटा मोटा शिकार करना, ये सब कुछ अब गैर कानूनी था। मतलब लोगों से उनके जीने का आधार ही छीन लिया गया। और इस सब का सबसे बुरा असर पड़ा महिलाओं पर, क्योंकि पारंपरिक तौर पर घर के लिए जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती थी। अब उन्हें मजबूरन लकड़ी चुरानी पड़ती थी और पकड़े जाने का खतरा उठाना पड़ता था। इसके बाद एक और बड़ा हमला हुआ, ज़ूम खेती पर। यह खेती का एक पुराना तरीका है, अब अंग्रेजी सरकार ने इसे भी बैन कर दिया। वजह क्या बताई कि भाई एक तो इस पर टैक्स वसूलना मुश्किल है और दूसरा इससे हमारी कीमती लकड़ी वाले जंगलों में आग लग सकती है। नतीजा क्या हुआ? पूरे के पूरे समुदाय अपनी जमीनों से बेदखल कर दिए गए और इसका सीधा नतीजा था बढ़ती गरीबी और भुखमरी। और शिकार के मामले में तो देखिए कितना बड़ा दोहरापन था। जो स्थानीय लोग अपने गुजारे के लिए छोटा मोटा शिकार करते थे, उन्हें अवैध शिकारी या पोचर बना दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज अफसरों का बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना एक शान का खेल माना जाता था, उसे बढ़ावा दिया जाता था। और ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था। जरा इसका स्केल देखिए। 1875 से 1925 के बीच, यानी सिर्फ 50 साल के अंदर
80,000 टाइगर्स को शिकार में मार दिया गया। ये नंबर वाकई हैरान कर देने वाला है। और बात सिर्फ बाघों तक ही नहीं रुकी। इसी दौरान 1.5 लाख 150,000 तेंदुए भी शिकार की भेंट चढ़ गए। ये आंकड़े हमें दिखाते हैं कि ये नई नीति अपने साथ कितनी बड़ी इकोलॉजिकल तबाही लेकर आई थी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम के तबाह होने की कहानी है। तो सवाल उठता है कि अगर स्थानीय लोगों का इतना नुकसान हो रहा था तो इन नए नियमों से फायदा किसे हो रहा था? इसने एक बिल्कुल नई फॉरेस्ट इकोनॉमी को जन्म दिया। और इस नई इकोनॉमी में फायदा उठाने वाले साफ थे। जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनियां थीं, उन्हें जंगल के कीमती सामान के व्यापार पर मोनोपोली दे दी गई, मतलब पूरा एकाधिकार। दूसरी तरफ जंगल के पास बसे गांवों के लोगों से लकड़ी कटवाने और ढुलाई के लिए बेगार करवाई जाती थी, यानी फ्री में मजदूरी। और जिन लोगों को बागानों में मजदूरी पर रखा भी गया, उन्हें बहुत कम तनख्वाह और खराब हालातों में काम करने पर मजबूर किया गया। और अपना कंट्रोल और भी पक्का करने के लिए शिकार, संग्रहण और झूम खेती पर जीने वाले कुछ समुदायों को तो बाकायदा क्रिमिनल ट्राइब्स यानी आपराधिक जनजाति का ठप्पा लगा दिया गया। सोचिए, उनके जीने के तरीके को ही जुर्म करार दे दिया गया। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? ये अपने पीछे छोड़ गया है कंट्रोल की एक बहुत बड़ी विरासत। तो ये जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का कॉलोनियल ब्लूप्रिंट था, ये सिर्फ पेड़ लगाने का मामला नहीं था। नहीं, ये कंट्रोल का एक पूरा सिस्टम था। एक ऐसा सिस्टम जिसने पर्यावरण को, अर्थव्यवस्था को और समाज के पूरे ताने बाने को ही बदल कर रख दिया। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे एक वैज्ञानिक दिखने वाला आइडिया पूरे समाज की शक्ल बदल सकता है। लेकिन क्या कोई मानेगा कि इस पूरे विद्रोह की जो चिंगारी थी वो आम की एक मामूली सी टहनी से लगी थी? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये माजरा क्या था। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विद्रोह की ये आग भड़की तो भड़की कैसे? आखिर ऐसी क्या वजहें थीं जिन्होंने लोगों को अपने ही घर, अपने ही जंगल में हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया? देखिए, ये कहानी है मध्य भारत के बस्तर की। एक ऐसा इलाका जो घने जंगलों और आदिवासी समुदायों का घर था। और इन लोगों का जीवन, इनकी संस्कृति, इनकी हर एक चीज पूरी तरह से जंगल पर ही टिकी हुई थी। उनके लिए जंगल कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो उनकी माँ जैसा था जो पीढ़ियों से उनका पेट भरता आ रहा था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ तब हुई जब ब्रिटिश सरकार ने ऐसे नियम बनाए जिन्होंने इन लोगों से उनका सब कुछ छीनना शुरू कर दिया। जंगलों को आरक्षित कर दिया गया, मतलब अब वो अपने ही घर में आजादी से घूम फिर नहीं सकते थे। उनकी जो पारंपरिक खेती थी उस पर रोक लगा दी गई। और तो और उन्हें बिना किसी पैसे के मजदूरी करने यानी बेगार करने पर मजबूर किया गया। ऊपर से 2 भयानक अकाल पड़ गए जिससे हालात बद से बदतर हो गए। सोचिए, ये सब मिलकर एक ऐसे ज्वालामुखी को तैयार कर रहे थे जिसे एक ना एक दिन फटना ही था। अब सवाल ये था कि इतने जुल्म के बीच बस्तर के लोग अपनी आवाज कैसे उठाते? आखिर कौन था वो जो इस लड़ाई में उनकी अगुवाई करता? और फिर इस आंदोलन को एक चेहरा मिला, गुंडा धुर। वो एक स्थानीय नेता बनकर उभरे जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस लड़ाई का बिगुल फूंक दिया। और कमाल की बात तो यह है कि उनका संदेश फैलाने का तरीका कितना अनोखा था। देखिए, रोजमर्रा की चीजों को हथियार बनाया गया। अगर गांव-गांव में आम की टहनी घूम रही है तो इसका मतलब था कि सबको इकट्ठा होना है। अगर किसी के पास मिर्च पहुंची तो समझो कि खतरा सिर पर है, और अगर तीर आया तो मतलब था कि अब हमला होगा। ये एक ऐसा खुफिया कोड था जिसे सिर्फ वही समझ सकते थे जिनके दिल में आजादी की वो आग जल रही थी। लेकिन जब जंगल से उठी ये चिंगारी ब्रिटिश साम्राज्य की विशाल ताकत से टकराई, तब क्या हुआ? कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो यहीं से शुरू होता है। विद्रोह की खबर जैसे ही सरकार तक पहुंची, उन्होंने इसे कुचलने के लिए अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी। बस्तर में अंग्रेजी सेना भेज दी गई और नतीजा दिल तोड़ने वाला था, पर शायद पहले से ही तय था। सोचिए, एक तरफ थे जंगल के लोग अपने तीर कमान के साथ, और दूसरी तरफ थी उस वक्त की दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक। इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। लड़ाई खत्म होने के बाद क्या हुआ? क्या ये सारी कुर्बानियां बेकार गईं? क्या ये विद्रोह पूरी तरह से नाकाम हो गया? यहीं पर एक बड़ी हैरान करने वाली बात सामने आती है। जंग के मैदान में बस्तर के लोग बेशक हार गए थे, लेकिन
राजनीतिक तौर पर यह उनकी एक बहुत बड़ी जीत थी। अब सवाल यह है कि भाई ये कैसे हुआ, एक हार आखिर जीत में कैसे बदल सकती है? चलिए जानते हैं। सैन्य हार के बाद भी विद्रोह की गूंज इतनी जोरदार थी कि वो दिल्ली और लंदन तक जा पहुंची। ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया था कि वे इन लोगों को और नजरअंदाज नहीं कर सकते, और नतीजा, जंगल को आरक्षित करने की योजना को लगभग आधा कर दिया गया और जो बेगार की प्रथा थी उसे भी रोक दिया गया। ये वो जीत थी जो बंदूकों से नहीं बल्कि लोगों के हौसले और उनके कुर्बानी से मिली थी। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि कोई भी प्रतिरोध, कोई भी आवाज कभी बेकार नहीं जाती। भले ही उसे कुछ समय के लिए दबा दिया जाए, लेकिन उसकी गूंज हमेशा जिंदा रहती है। और बस्तर के लोगों ने ये बात साबित कर दी। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। सवाल यह है कि क्या कोई राज्य सच में किसी जंगल का मालिक हो सकता है? सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन जावा में इसी एक सवाल ने सदियों तक चलने वाले संघर्ष को जन्म दिया था। हमारी कहानी शुरू होती है डच जहाज़ों के जावा के तट पर आने से। वो सिर्फ व्यापारी बनकर नहीं आए थे, वो अपने साथ लाए थे नए नियम, नए विचार और जंगल को देखने का एक ऐसा नजरिया जो हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाला था। और बस यहीं पर दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा जाती हैं। एक तरफ थे डच, जिन्हें जंगल में सिर्फ अपने जहाज़ों और रेलवे के लिए बेशुमार लकड़ी दिख रही थी, और दूसरी तरफ थे कलांग समुदाय के लोग, जिनके लिए जंगल सिर्फ कोई संसाधन नहीं था, वो उनका घर था, उनकी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा था जो उनकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस टकराव को और भी बदतर बनाने के लिए डचों ने एक सिस्टम शुरू किया जिसे ब्लैंडोंग डियनस्टेन कहा जाता था। जरा सोचिए, किसी को अपने ही जंगल में मुफ्त में यानी बिना किसी पैसे के काम करने पर मजबूर किया जा रहा है, और तो और अपनी ही जमीन पर खेती करने का हक भी उनसे छीन लिया गया है। ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं थी, ये तो सरासर बेइज्जती थी। तो जाहिर है इसका नतीजा क्या हुआ? 1770 में कलांग विद्रोह जैसे प्रतिरोध ने जन्म लिया। लेकिन देखिए, हर लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती। आइए अब एक बिल्कुल अलग तरह के प्रतिरोध को समझते हैं। एक ऐसा प्रतिरोध जो तलवारों से नहीं बल्कि शब्दों और विश्वास से लड़ा गया था। सुरोन्तिको सामिन नाम के एक शख्स ने एक बहुत ही सरल लेकिन कह सकते हैं एक क्रांतिकारी विचार सामने रखा। उन्होंने कहा, राज्य ने प्रकृति नहीं बनाई तो वो इसका मालिक भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये डच औपनिवेशिक शासन की पूरी नींव को चुनौती दे रहा था। और उनका विरोध करने का तरीका भी उनके शब्दों जितना ही मजबूत था। जब सर्वे करने वाले लोग आते तो वो अपनी जमीन पर लेट जाते थे। उन्होंने टैक्स या कोई भी जुर्माना देने से साफ इनकार कर दिया। ये सविनय अवज्ञा का एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली प्रदर्शन था। अब जब ऐसा लग रहा था कि ये शांतिपूर्ण प्रतिरोध शायद कुछ रंग लाएगा, तभी पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलस गई और जावा के जंगल एक बार फिर इस संघर्ष के बीचों बीच आ गए, जिससे बर्बादी का एक नया दौर शुरू हुआ। विश्व युद्धों के दौरान जावा के जंगलों को बहुत बेरहमी से लूटा गया। जंगलों को संभालने की सारी योजनाएं ताक पर रख दी गईं। पेड़ों को युद्ध की जरूरतें पूरी करने के लिए अंधाधुंध काटा गया। जब डच पीछे हटने लगे तो उन्होंने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, यानी जो कुछ भी दुश्मन के काम आ सकता था उसे जला दो, बर्बाद कर दो। फिर जापानी आए और उन्होंने भी बचे खुचे जंगलों का भारी शोषण किया। ये जंगलों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं थी, ये एक पूरे इकोसिस्टम का, एक पूरी संस्कृति का विनाश था। जंगल को सिर्फ और सिर्फ युद्ध की मशीन का ईंधन समझा जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। उसी राख से एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। युद्ध की उस तबाही ने लोगों को ये एहसास दिलाया कि उन्हें जंगल के साथ अपने रिश्ते को बदलना ही होगा, और यहीं से संरक्षण की एक नई सोच पैदा हो रही थी। 1980 के दशक तक आते आते ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि लोगों को उनके ही जंगलों से अलग रखना एक बहुत बड़ी भूल थी, एक आपदा थी। तो इसका हल क्या था? हल था लोगों को वापस लाना। और मजे की बात यह है कि यह कोई नया विचार नहीं था, बल्कि ये तो उसी पुराने ज्ञान की फिर से खोज थी जिसे समय के साथ भुला दिया गया था। तो आइए इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत हुई थी उन जंगलों से जिन पर समुदाय का हक था। फिर डच आए और उनके साथ आई रेलवे लाइनें और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई। सामिन आंदोलन ने शांति से इसका विरोध किया।
फिर विश्व युद्धों ने लगभग सब कुछ तबाह कर दिया। और अब हम एक बार फिर उसी सामुदायिक संरक्षण की तरफ लौट रहे हैं। ये पूरा एक चक्र है। तो ये सामुदायिक भागीदारी असल में दिखती कैसी है? चलिए एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जो सदियों से हमारे सामने मौजूद है। पवित्र उपवन, या जिन्हें हम सेक्रेड ग्रूव्स कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ जंगल के कुछ टुकड़े नहीं हैं, ये पवित्र जगह हैं जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानीय समुदायों ने अपनी आस्था से सहेज कर रखा है। ये हमें दिखाते हैं कि जब लोग अपने पर्यावरण से दिल से जुड़े होते हैं तो वही उसके सबसे अच्छे रक्षक बन जाते हैं, किसी भी सरकार या बाहरी कानून से कहीं बेहतर। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या जावा का ये जो अतीत है, यही हमारे भविष्य के संरक्षण की चाबी हो सकता है? क्या हम इन सबकों से सीखकर अपने ग्रह को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? अगर जावा के जंगलों के इतिहास की इस गहरी पड़ताल से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये जानकारी न सिर्फ ज्ञान बढ़ाएगी बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत काम की हो सकती है जो भरोसेमंद नोट्स की तलाश में हैं। आपका एक शेयर किसी और की पढ़ाई में बहुत मदद कर सकता है।